देखिए, तो हम लोग आवर्धन के बारे में जो पढ़ रहे थे, आवर्धन को कौन सी से लिखते हैं? एम से। हम अभी पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? दर्पण। तो दर्पण का हम आवर्धन देख रहे हैं। आवर्धन का परिभाषा क्या कहता है? आवर्धन हम किसको कहते हैं? किसी भी दर्पण का अगर हमको आवर्धन पता करना है तो कैसे करेंगे? तो इसका परिभाषा कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या से लिखते हैं? एच आई, और वस्तु की ऊंचाई एच ओ, ये दोनों का जो अनुपात होता है ना, इसी को हम आवर्धन कहते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन इस आवर्धन पे आपको मिलेगा। अगर आपको ज्ञान है इस आवर्धन का तो सवाल को बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। आवर्धन के बारे में 5 गो बिंदु बताए होंगे। पहला बताए होंगे कि अगर किसी सवाल में आवर्धन अगर बोला है कि धनात्मक है, कैसा है? धनात्मक है। अगर बोला है कि धनात्मक है, या आप किसी सवाल को बना रहे हैं और उसमें आवर्धन कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो इसका कुछ मतलब है। क्या मतलब इसका है? प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। इसका मतलब क्या है? कि प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। कभी भी अगर आप देखो कि आवर्धन का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि प्रतिबिंब। आवर्धन किसके बारे में हमको जानकारी देता है? तो आवर्धन जो है ये हमको प्रतिबिंब का जानकारी देता है। किसका जानकारी देता है? प्रतिबिंब का जानकारी देगा। किसी भी दर्पण में अगर हमको प्रतिबिंब के बारे में कुछ भी ज्ञान चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? आवर्धन कहते किसको है? ये वस्तु की ऊंचाई नहीं है। देखो, आई से है इमेज। आई से क्या है? इमेज मतलब होता है प्रतिबिंब। ओ से होता है ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई, वस्तु का ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। और यह आवर्धन किसके बारे में बताता है? प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ बता देगा। पहला चीज क्या पता चला? कि अगर आवर्धन पॉजिटिव तो प्रतिबिंब। दूसरा, कि यदि आवर्धन नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या होगा? कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक होगा। तीसरा पॉइंट को अगर देखें कि आवर्धन का मान अगर 1 के बराबर आ जाए, तो देखो इसको, m का मान 1 के बराबर कब आएगा? जब ये दोनों बराबर रहेगा, तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा? तो आवर्धन का मान अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या निकल के आया? कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई बराबर है। तो इसका मतलब हम क्या याद रखेंगे? कि प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु का ऊंचाई क्या होगा? बराबर होगा। क्या ये 3 पॉइंट क्लियर हुआ? इसी तरह से चौथा भी बताए थे आपको कि यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा है, आवर्धन का मान 1 से कम लिखा हुआ है ना, इसको लेस देन पढ़ते हैं ना, तो अगर आवर्धन का मान 1 से कम है तब क्या पता चल रहा है? बताओ, m का मान 1 से कम कब आएगा? जब ऊपर वाला बड़ा कि नीचे वाला बड़ा? देखो, कुछ लोग बोल रहे ऊपर वाला, कुछ लोग बोल रहे नीचे वाला। चेक करते हैं। 4/2 कितना आया? 2। 2 दूना 4। बताओ, 2 1 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है? कि ऊपरे वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है। अगर ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो हमेशा मान 1 से बड़ा होता है। अगर हम उल्टा करके लिख दे 2/, तो कितना आ जाएगा? 1/2। ये बताओ 1 से छोटा हो गया कि नहीं? अगर मतलब आवर्धन 1 से छोटा चाहिए, इसका मतलब कौन छोटा होना चाहिए? ऊपर वाला। और ऊपर वाला कौन है? प्रतिबिंब का ऊंचाई। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? कि आवर्धन 1 से कम, इसका मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई कब होगा? किससे? वस्तु से। सही है। लास्ट पॉइंट, अगर आवर्धन का मान 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? कि प्रतिबिंब का ऊंचाई ज्यादा होगा। किससे? वस्तु से। समझ में आया? अगर ये 5 गो पॉइंट दिमाग में रहेगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? कोई पूछे, सवाल पूछ दे कि बताओ समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? तो 1। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा? 1। समतल दर्पण के बारे में आपको पढ़ाए थे। जो ऐनक सवेरे सवेरे देख के आए हो उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में अगर तुम्हारा चेहरा का आकार इतना बड़ा है
तो क्या चेहरा का जो प्रतिबिंब दिखाई देगा इतना ही बड़ा दिखाई देगा कि बड़ा दिखाई देगा? उतना ही बड़ा दिखाई देगा। इसका मतलब वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। अगर ये बराबर है तो आवर्धन किसको बोलते हैं? HI बटा। अब दोनों बराबर है तो कट जाएगा तो कितना आएगा? बहुत सारा सवाल इसमें बनेगा। बोलेगा कि बताओ किस दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है या 1 से कम संभव है? किस दर्पण का, ऑप्शन भी देंगे हम, किस दर्पण का आवर्धन 1 से कम संभव है? पहला में समतल दर्पण, दूसरा में उत्तल दर्पण, तीसरा में अवतल दर्पण और चौथा में दूसरा तीसरा दोनों। बताइए किस दर्पण का आवर्धन 1 से कम हो सकता है? किसमें संभव है? बोलिए जल्दी से। उत्तल 1 से कम हो सकता है। और किसी का? इसका नहीं हो सकता है। अवतल दर्पण में आवर्धन हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। सोच के देखो। बताओ इससे क्या प्रतिबिंब बनता है? एगो, दूगो, इससे 6 बनता है ना। बताओ ये दोनों प्रतिबिंब कैसा है? छोटा। ये दोनों प्रतिबिंब कैसा है? अगर ये दोनों प्रतिबिंब छोटा है तो ये तो क्लियर हो गया कि आवर्धन 1 से कम हो गया। जिसमें प्रतिबिंब छोटा आवर्धन 1 से कम। देखो याद करने का तरीका क्या है? आवर्धन 1 के बराबर, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। आवर्धन 1 से छोटा, प्रतिबिंब छोटा। आवर्धन 1 से बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा। याद करना आसान है। अगर आवर्धन 1 के बराबर, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। अगर आवर्धन 1 से छोटा, प्रतिबिंब छोटा। अगर आवर्धन 1 से बड़ा, प्रतिबिंब बड़ा। याद नहीं हो गया? आप प्लस माइनस अलग से याद रखो। प्लस मतलब प्रतिबिंब काल्पनिक, माइनस मतलब प्रतिबिंब। कोई दिक्कत हुआ? नहीं ना। अब आपको पकड़ना है कि किस दर्पण का आवर्धन 1 से कम संभव है। तो आपको क्या सोचना चाहिए कि किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है? आपको यही नहीं सोचना चाहिए। अगर प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो आवर्धन 1 से कम होगा। क्लियर है? तो बताओ इसमें तो छोटा बनवे करता है, क्या इस दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? उत्तल में? उत्तल में कभी भी प्रतिबिंब बड़ा नहीं बनता है। हमेशा कैसा बनता है? ये कहां पे प्रयोग कर रहे हैं? गाड़ी के साइड मिरर में, जिसमें पीछे वाला चीज देखते हैं। बताओ उला मिरर में कभी बड़ा प्रतिबिंब देख पाया तुम? हमेशा कैसा दिखता है? छोटा। इसलिए इसका आवर्धन हमेशा 1 से छोटा होगा। इसके बारे में सोचो। P और F के बीच में रखेंगे तो छोटा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। P और F के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। ये सब 10वां में पढ़ के आए हो। P और F के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है, बड़ा बनता है। जो हजामती दर्पण में चेहरा कहां रखते हैं? P और F के, तब ना सीधा प्रतिबिंब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बताए थे आपको हम। इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? सोचो। बनता है। जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बहुत छोटा। जब अनंत और C के बीच में रखेंगे तो F और C के बीच में बनेगा, वो भी छोटा। तो 2 को छोटा बनता है। और C पे रखेंगे तो बराबर हो गया। इसमें अवतल दर्पण में आवर्धन तीनों संभव है। 1 से बड़ा भी संभव है, 1 से छोटा भी संभव है, 1 के बराबर भी संभव है। समझ गए? क्योंकि इसमें छोटा भी प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। तो तीनों संभव हो गया। इसका आवर्धन 1 के बराबर रहेगा हमेशा। नहीं छोटा हो सकता, नहीं बड़ा हो सकता है। तो तीनों दर्पण के बारे में पता चल गया। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 के, उत्तल का हमेशा 1 से, अवतल में तीनों संभव है। समझ में आया? अब देखो ऐसे समझो, इस तरह का सवाल बहुत सारा बनेगा आपको। हम बोले कि आवर्धन का मान +2 है, या बोले कि आवर्धन का मान -2 है। तो इसका मतलब आप क्या समझे? +2 और -2 का मतलब? हाँ बोलिए। +2 वाला हमेशा, हाँ ये भी कहना सही है कि अवतल दर्पण हो गया। ये उत्तल में तो 2 हो ही नहीं सकता है। तो अगर आवर्धन +2 है तो कोई पूछे कि किस दर्पण में संभव है? तो अवतल में संभव है।
इसमें अवतल में संभव है तो ये कब संभव है, किस जगह पे संभव है? पी और एफ के बीच में, क्योंकि एक ही प्रतिबिंब बड़ा बन सकता है और काल्पनिक बन सकता है। क्या लगा हुआ है? प्लस का मतलब काल्पनिक, दू का मतलब बड़ा, आवर्धन दू, इसका मतलब दुगना बड़ा। एम बराबर क्या बताए? एच आई बटा आईसी का मान दू है ना, मतलब ये दोनों का अनुपात है दू। आवर्धन का कोई मात्रक होता है? नहीं होता है, क्योंकि ई भी देखो ऊंचाई है, ई भी क्या है? तो ऊंचाई मीटर, ऊंचाई मीटर, मीटर मीटर, तो कुछ बचेगा? तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगर आवर्धन का मान दू आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से दुगना आकार का है, तभी ना दू आ सकता है। अगर हम बोले -2, इसका मतलब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वस्तु से दुगना साइज का है। क्या समझ में आया कि कोई दिक्कत? देखो, जो आज पहला क्लास आया है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? एक्स्ट्रा मेहनत क्या है कि जो भी कुछ हम पढ़ाए वो सब यूट्यूब पे है ना जी। जितना क्लास में पढ़ाए हैं वो सब रिकॉर्ड होता है डेली, और वो यूट्यूब पे डला रहा है। तो आप क्या करना कि जाकर उस वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है? वीडियो देख लोगे तो काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। 4-5 को वीडियो आपको मिलेगा, 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हैं। चैनल पता है आपको? बोलिए। हाँ, वेब क्लासेस मसौढ़ी आप डालिएगा, पॉलिटेक्निक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, पॉलिटेक्निक 2023, उसमें सब वीडियो आपको दिखेगा, ठीक है? और उसके बाद आप उसको देख लीजिएगा, आप उसको देख के नोट भी कर सकते हैं। जो कुछ भी पढ़ा है आप वही वीडियो को रोक रोक के आप अपना कॉपी भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है? और वैसा जरूरत पड़ेगा तो एक आध दिन संडे को आपको एक्स्ट्रा क्लास दे दिया जाएगा, ठीक है? तो उतना कर लेंगे, ठीक है? इसमें फार्मूला के नाम पे क्या बताए थे? 3 गो। पहला फार्मूला गोलीय दर्पण के लिए F बराबर, दूसरा दर्पण फार्मूला 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, और तीसरा आवर्धन M बराबर HI बटा बराबर -V बटा U, -V बटा। ये 3 गो फार्मूला से दर्पण का प्रत्येक सवाल बन जाएगा पॉलिटेक्निक लेवल पे, इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। इसको अप्लाई करने के लिए एक चीज बताते हैं, चिन्ह परिपाटी, याद है? चिन्ह परिपाटी देख लो क्या होता है। कोई भी दर्पण हो, दूरी कहां से नापेगा? ध्रुव से। कोई भी दूरी नापना है, कहां से नापना? वस्तु कहां रखोगे? बाएं साइड। प्रकाश कहां से आता है? वस्तु से। प्रकाश कहां से आता है? जिस दिशा में प्रकाश आएगा इसको बोलेंगे आपतित किरण की दिशा। क्या बोलेंगे? अगर ध्रुव से, कहां से? आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो आप, तो जो भी दूरी नापोगे, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हो, अगर मुख्य अक्ष के ऊपर जा रहे हो, अगर मुख्य अक्ष के नीचे जा रहे हो, बस खत्म। याद रहेगा ना? इसको बताए थे कोऑर्डिनेट से भी। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इधर क्या बोलते हैं? इधर क्या बोलते हैं? इधर क्या बोलते हैं? -y। इधर क्या बोलते हैं? -x। आप जो दर्पण ले रहे हैं, कोई भी दर्पण, इसका पोल को बना दीजिए ओरिजिन, मूल बिंदु। जैसे P होता है ना यहाँ पे, इसको P मान लीजिए। बताइए P से इधर जाइएगा प्लस, इधर जाइएगा, ऊपर जाइएगा, नीचे जाइएगा, कोई मुश्किल है? तो कभी भी सवाल अगर न्यूमेरिकल आए, फार्मूला में बैठाना हो, तो बिना चिन्ह परिपाटी के आप कोई भी सवाल नहीं बनाएंगे। अगर बनाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है? तो अब एक दर्पण खत्म हुआ है, तो पहले हम दर्पण से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेवल पे आपको हम सवाल कराते हैं, जिससे सब कुछ का एक रिवीजन हो जाएगा। एक सवाल लिखिए तो, एक क्वेश्चन लिखिए। दो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई, 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक वस्तु 2.5 सेंटीमीटर
ऊंचाई का एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, जिसका वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, जिसका वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब, तो वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, तो वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को, तो वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को कितनी दूरी पर रखना चाहिए? पर्दे को कितनी दूरी पर रखना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि, उसी में लिखो, यदि वस्तु को दर्पण की ओर, यदि वस्तु को दर्पण की ओर लाया जाए, यदि वस्तु को दर्पण की ओर लाया जाए तो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए, तो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए पर्दे को किस ओर ले जाना होगा? तो प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए पर्दे को किस ओर ले जाना होगा? अभी एक ऐसा सवाल आपको दिया गया है कि जितना भी पिछले हम 4 क्लास में पढ़े हैं, इस सब क्लास का ही रिवीजन दे देगा एक सवाल। एक सवाल में सब कुछ है। अगर आप इस सवाल को बना लेते हैं, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि हमको दर्पण का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर इस सवाल आपसे नहीं बनता है, इसका मतलब ये भी मान सकते हैं कि दर्पण को अभी पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के ट्राई कीजिए, तो जो आपसे होता है। देखो सवाल में बोला गया है अवतल दर्पण ना, कौन सा दर्पण? तो सबसे पहले जो दर्पण का नाम सुनाई दिया क्वेश्चन में, उस दर्पण को आप बना लीजिए। सवाल बनाने का तरीका होता है कि जो दर्पण आप सुने उसको पहले बना लीजिए। कौन सा दर्पण है? क्या ये अवतल दर्पण है? बोलिए, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? P। इस लाइन को क्या बोलते हैं? कस के बोलो, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बोला कि इसके सामने एक वस्तु रखा गया है, तो वस्तु जो भी रखेंगे प्रधान अक्ष पे रखेंगे। कितना ऊंचाई का वस्तु है? 2 तो देखो मान लेते कि यही एक वस्तु है जिसका ऊंचाई कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। कितना दूरी पे रखा गया दर्पण से? तो दूरी कहां से नापते हैं? P से। तो यहां से इस वस्तु का दूरी कितना दिया? 27 सेंटीमीटर है। और क्या बोला? जिसका वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या मतलब कहां से कहां दूरी हुआ? P से C।
तो सी बताओ 36 बोला है ना, पी से सी का दूरी, तो 36 बताओ 27 से ज्यादा है कि कम है? तो सी यहां पे होगा 27 से ज्यादा दूरी पे। तो ये दूरी कितना हो गया? 36 सेंटीमीटर। बोलो सही बात है। क्वेश्चन बोला कि बताइए हम पर्दा को कहां पे रखें कि इस वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब को प्राप्त कर सके, ये ना सवाल है। तो हमको क्या निकालना है? प्रतिबिंब का दूरी। जहां पे इसका प्रतिबिंब बनेगा पर्दा तो वहीं पे आएगा। जहां पे प्रतिबिंब बना, मान लो कि यहां पे प्रतिबिंब बना, अब पर्दा आप यहां रख रहे हैं तो साफ प्रतिबिंब पर्दा पे आएगा। यहां पे प्रतिबिंब बना, अब पर्दा आप इधर रख दिए, साफ प्रतिबिंब आएगा। इसका मतलब क्या है कि पर्दा हमको वहीं रखना है जहां पे प्रतिबिंब बनेगा। सही है यहां तक? अब देखो सवाल बनाएंगे कैसे। जो आपको गिवन है उसको आप लिखिए। तो एक वस्तु का ऊंचाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई को एच आई एच ओ, छोटा छोटा बात को आप अच्छे से समझिए। अब एच आई एच ओ को कंफ्यूज है, कैसे काम चलेगा? पॉलिटेक्निक पास करके इंजीनियर बनोगे ना, तो लक्षण अभी से दिखना चाहिए कि हाँ इंजीनियर वाला लक्षण है। वस्तु के ऊंचाई को एच ओ से लिखेंगे। कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। प्लस में लोगे कि माइनस में? मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस होता है तो इसको क्या लगा दें? सही हो गया। बताओ वस्तु की दूरी को कौन से लिखते हैं? यू से। तो वस्तु का दूरी क्या हो गया? यू। अब वस्तु का दूरी है कितना? 27 सेंटीमीटर। हाँ प्लस के माइनस। तो बताओ ये वस्तु है तो प्रकाश तो इधर आएगा ना, तो आप आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत जा रहे हैं? आप आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं कि विपरीत जा रहे हैं? अगर वस्तु का दूरी नापना है तो यहां से आप यहां जाओगे ना, तो बताओ यहां से आप यहां जा रहे हो तो आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो कि विपरीत? तो विपरीत में क्या लगाना है? तो क्या लगा दिए? हो गया। उसके बाद क्या दिया? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कौन सी से लिखते हैं? आर से। अब वक्रता त्रिज्या कितना है? 36 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या है? ई बताओ ध्रुव से आपतित किरण की दिशा में जा रहे हो कि विपरीत जा रहे हो? तो फिर से क्या हो जाएगा? यही ना हमारे पास है। और आपको चाहिए क्या कि प्रतिबिंब कहां पे बना है, तो प्रतिबिंब का दूरी क्या होता है ये हमको निकालना है। क्लियर है क्या कि कोई दिक्कत? अब देखियो यहां से देख के तुमको समझ में आना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। ये देख के समझ में आ जाना चाहिए। कुछ आ रहा है समझ में? एचओ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और क्या पूछा है? क्या इससे संबंधित कुछ फॉर्मूला दिमाग में आया? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में देखो 1/f बराबर क्या होता है? 1/u प्लस होता है ना। अगर हमको u पता है, हमको f पता है, तभी निकल जाएगा। लेकिन f तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हमको r दिख रहा है ना। बताओ f और r में संबंध है कि नहीं है? f बराबर r बाई, अभी अभी बताए थे ना। तो बताओ r पता है तो f निकल गया, तो f का मान क्या लिख देंगे? r बटा 2। तो r कितना? तो 36 बटा 2, तो -18, क्योंकि फोकस भी तो इधर ही ना होता है। अब बताओ 18 आया है, कितना आया है? 18 माइनस मतलब इस दिशा में, माइनस प्लस क्या बताता? दिशा। माइनस है तो इधर बाएं, अब प्लस है तो दाएं। क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल। देखो यहां ध्यान से समझो, वस्तु कहां पर रखा हुआ है? 27। त्रिज्या कितना है? अब फोकस कितना है? 18। बताओ 27 से कम की ज्यादा, तो इसका मतलब फोकस कहीं यहां होगा। सही है क्या? ये कोई दिक्कत? अब फोकस निकल गया है, यू पता है, तो भी निकल जाएगा। दर्पण सूत्र लगाएंगे तो लगा दे। देखो तब क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र के प्रयोग से बताइए दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/= 1/u प्लस 1/v। 1/u प्लस, बताओ सब कुछ आपके पास है ना। f कितना है? तो f के जगह बराबर u कितना है? -27 अब प्लस
भी तो हमको पता ही करना है, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो भी निकल जाएगा। तो 1/v का मान कितना आएगा? -1/18। -1/18 इधर है ना, इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, +1/27। 18 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 54। 18 3 54, 27 दूना 54, कट रहा है, कितना होगा एलसीएम? 18 3 कितना आया? अब प्लस 27 दूना कितना आया? +2। -3 +2 -1 कितना आ गया? -1/54। किसका मान आया? 1/v का, तब भी कितना आएगा? -54। बोलो सही है कि नहीं है? तो क्या निकल के आ गया कि प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है? प्रतिबिंब कहां पे बना? 54 सेंटीमीटर। अब माइनस के साथ, माने दर्पण के आगे कि दर्पण के पीछे? पीछे। देखो तो -54 इधर ना होगा, तो दर्पण के पीछे है कि आगे है? तो दर्पण के आगे है। दर्पण कैसे है? आगे है। तो दर्पण के आगे कितना सेंटीमीटर पे बनेगा? तो दर्पण के आगे अगर 54 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बना, तब पर्दा आप वहीं पे रखिएगा तब ना साफ प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो एक आंसर मिल गया। अब इसको चेक करना है कि ठीक है बना लिए, हम बोले ना कि सवाल को अपने बना के चेक कर सकते हो, इस तरह का सब सवाल। तो अब देखो चेक कैसे करना है। तुम देखो तो तुम्हारा वस्तु कहां पे रखा हुआ है? सेंटर और फोकस के है। तो तुमको प्रतिबिंब के बारे में बताए थे कि जब वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत। और देखो तो कितना आया है? 54 36 से ज्यादा है कि नहीं है? 54 36 से ज्यादा है, माने प्रतिबिंब कहीं इधर बना होगा। तो बताओ इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? अनंत और सी के बीच। तो चेक हो गया कि नहीं कि -54 आ रहा है, इसका मतलब मेरा सही है, क्योंकि सेंटर से पीछे जाना चाहिए था और सेंटर से पीछे जा रहा है। क्लियर हुआ कि कोई दिक्कत है? इसको लिखो जल्दी से। तो लिखिए, प्रतिबिंब को नीचे, इसके जस्ट नीचे लिखो, प्रतिबिंब को दर्पण पर, प्रतिबिंब को दर्पण पर, सॉरी, प्रतिबिंब को पर्दे पर, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, क्योंकि जहां पे प्रतिबिंब बनेगा वहीं पे पर्दा रखना पड़ेगा, तभी साफ प्रतिबिंब आएगा। प्रतिबिंब बन रहा 54 पे और तुम रख रहा है उसको 60 पर, तो साफ बनेगा? नहीं बनेगा। दृष्टि दोष में भी यही होता है ना, प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, रेटिना के पीछे चला गया या रेटिना के आगे आ गया तो साफ प्रतिबिंब, उसी को दृष्टि दोष कहते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखो, यदि वस्तु को दर्पण की ओर, यदि वस्तु को दर्पण की ओर लाया जाएगा, यदि वस्तु को दर्पण की ओर लाया जाएगा तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना होगा। तो पर्दे को दर्पण से दूर ले जाना होगा।
सही बात है। अवतल दर्पण का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे देखो इधर, इसमें जैसे जैसे वस्तु को तुम दर्पण के तरफ ले जाओगे, इसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाता है। कॉन्सेप्ट है ना इसका। इसी पे सब याद भी रखते हैं। फिर से एक बार बता दें क्या? देखो, अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक है, तुम्हारा वस्तु अगर अनंत पर है, कहां पे है? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहां पे बनता है? फोकस पे। ठीक है, वस्तु कहां है? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अब अनंत से तुम धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, तो दिखेगा कि प्रतिबिंब तुम्हारा ऐसे आगे बढ़ेगा। तुम वस्तु को दर्पण की ओर ले जाओगे, प्रतिबिंब उससे दूर भागेगा। कैसे? देखो, बताओ, अनंत के बाद अगला पोजीशन कौन होता है? सेंटर। तो अनंत और सेंटर के बीच में रखेंगे, तब प्रतिबिंब फोकस पे पहले बना था, तब फोकस से थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो यहां पे बन जाएगा। तो सी और एफ के। अब वस्तु को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, कहां जाएगा? तब प्रतिबिंब भी थोड़ा और आगे जाएगा, कहां आएगा? सी। वस्तु को और आगे ले जाओ, सी और एफ के, तब प्रतिबिंब सी से आगे बढ़ जाएगा। अगला ऊपर वस्तु कहां रखाएगा? फोकस पे, तब प्रतिबिंब कहां चल जाएगा? याद नहीं हो गया? इसमें कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं है। लिखो, अगला क्वेश्चन करके लिखिए। तो लिखिए, ऊपर दिए गए सवाल में या ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर दिए गए प्रश्न में बनने वाले प्रतिबिंब, ऊपर दिए गए प्रश्न में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार, ऊपर बनने वाले प्रतिबिंब, सॉरी, ऊपर दिए गए प्रश्न में बनने वाले प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति को बताएं। आकार तथा प्रकृति को बताएं। ऊपर जो सवाल दिए ना, उसमें आपसे पूछ लिया कि जो प्रतिबिंब बना है उसका प्रकृति क्या है। प्रकृति मतलब समझते हो? वास्तविक है कि काल्पनिक? प्रकृति का मतलब यही होता है कि वास्तविक है कि। और दूसरा सवाल क्या है कि उसका आकार कितना होगा। तो वस्तु का आकार दिया हुआ था, कितना था? 2.5 सेंटीमीटर। कितना था? तो बोला कि प्रतिबिंब का आकार कितना होगा और उसका प्रकृति कितना होगा, ये आपको बताना है। या पूछ सकता है कि आवर्धन कितना होगा, आवर्धन भी पूछ सकता है। अच्छा बताओ, इस सवाल में तुमसे क्या पूछा गया? प्रतिबिंब के बारे में, कि प्रतिबिंब का आकार हो क्या होगा और प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा। तो सवाल किसका है? प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब के बारे में पूछा गया है। और तुमको हम क्या सिखाए कि प्रतिबिंब के बारे में कभी भी कुछ भी पूछा जाए, प्रतिबिंब के बारे में कभी भी कुछ भी पूछा जाए, तुम किसको याद करोगे? आवर्धन को। समझ में आ रहा बात? कभी भी प्रतिबिंब के बारे में कुछ भी पूछा जाए, तुम किसके पास सीधा जाना? आवर्धन तुमको सब कुछ बता देगा। तो देखते हैं कैसे बताएगा। देखिए, हमको प्रतिबिंब का आकार चाहिए, प्रकृति चाहिए, तो हम किसके पास गए? और आवर्धन किसको कहते हैं? HI बटा या -B बटा। ये दोनों में से जो सही बैठे उसको बैठा दो, काम हो जाएगा। ठीक है, बताओ, HI तुमको है पता? प्रतिबिंब का आकार है पता? नहीं पता, वही तो पूछा है। तो HI को HI रहने दो, वस्तु का ऊंचाई तो है ना पता, कितना? 2 प्लस में कि माइनस में? तब प्लस छोड़ दिए, बराबर माइनस। प्रतिबिंब कहां पे बना था? -54 पर। अब वस्तु कहां पे था? -27 पर। बिना चिन्ह परिपाटी के कोई भी सवाल नहीं बनता है, ध्यान रखना है। सही है क्या? अब इसको काट कूट कर देंगे, प्रतिबिंब का आकार निकल गया। माइनस माइनस 27 दूना 2.5 दूना 5। तो बताओ प्रतिबिंब का ऊंचाई कितना आया? -5। माइनस से को बच रहा है, तो कितना आया? -5 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या बता रहा है? कि जो प्रतिबिंब बना
उन्मुख अक्ष के ऊपरे है कि नीचे है? नीचे है। अब प्रतिबिंब का आकार कितना है? 5 आया। अब वस्तु कितना का था? आई कितना का आया? तो बताओ इससे कितना बड़ा है? तो आवर्धन कितना हो गया? दुगना हो गया, 2 हो गया। आवर्धन कितना होगा? इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। एच आई कितना? एच ओ कितना? 2.5 दुना। आवर्धन कितना आ रहा है? क्लियर हुआ? अब पता करना है प्रकृति। क्या पता करना है? आवर्धन चेक करने पड़ेगा। आवर्धन अगर प्लस तो प्रतिबिंब काल्पनिक, आवर्धन अगर माइनस तो आवर्धन से ना पता चलेगा। तो आवर्धन का फॉर्मूला एक बार फिर से प्रयोग करेंगे। तो आवर्धन बराबर एच आई बटा एच ओ। एच आई कितना? -5 सेंटीमीटर। एच ओ कितना? +2 पॉइंट कितना आ गया? -2। अगर आवर्धन में माइनस है इसका मतलब क्या होगा? तो सब कुछ निकल गया कि नहीं? दिमाग में क्या बैठाएगा कि प्रतिबिंब के बारे में कभी भी कुछ भी पूछा जाए किसके पास जाना है? आवर्धन के पास जाना। आवर्धन हमको सब कुछ दे देगा। क्लियर हुआ? इसको लिख लो। आज देखिए, आपसे सवाल बने ना बने ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करेगा कि आपने कोशिश किया कि नहीं। समझ में आ रहा बात? आपसे जितना काम होता है आप उतना करिए, लेकिन कर क्या ये आके आप बोल दीजिएगा कि सर बनाए बनवे नहीं किया। तो ये उस स्टूडेंट का जवाब है जिसको कुछ नहीं करना है। अगर जिसको कुछ करना है, उस सवाल तुमसे नहीं भी बन रहा है, तुम्हारा कोशिश होना चाहिए। जैसे दर्पण का नाम सुन लिए तो दर्पण तो बना देंगे ना। वस्तु का दूरी पता है, दिखा देंगे ना। वस्तु का आकार पता है, दिख जाएगा ना। उससे संबंधित कोई फॉर्मूला दिमाग में आएगा तो लगाना, नहीं आएगा तो क्लास में आना, फिर आप देखेंगे कि कैसे बना। लेकिन आप कुछ करबे नहीं किए, सवाल को देख के भी नहीं आए तो काम होगा? नहीं होगा। तो इस चीज को मत करना। जो सवाल आपको होमवर्क दिया जाए उसको कर ही के आना है। लिखिए, 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। फुल स्टॉप। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। फुल स्टॉप। क्या होता है, उसी में लिखो, क्या होता है जब सुई, क्या होता है जब सुई दर्पण से दूर ले जाते हैं? क्या होता है जब सुई दर्पण से दूर ले जाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह वर्णन कीजिए। क्या होता है जब सुई दर्पण से दूर ले जाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह और आगे लिख लीजिए वर्णन कीजिए। अब देखो, ये सब जो सवाल है ना जो हम आपको बता रहे हैं, ये सब सवाल डायरेक्टली आपको आएगा पॉलिटेक्निक में तो इस तरह से नहीं आएगा कि वर्णन कीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव सवाल आता है ना, उसमें 4 गो ऑप्शन रहता है। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं, तब पढ़ रहे तो अपने ढंग से चीज को समझेंगे तभी ना सवाल को आसानी से बना पाएंगे। तो ये सब कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये सब सवाल को आप समझते हैं, वर्णन कर सकते हैं, तो इस तरह का सवाल कोई भी आएगा आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, एक सवाल और लिखिए। कोई वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, कोई वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने, कोई वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने
कोई वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने f दूरी पर, छोटा f दूरी पर रखा है। कोई वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने f दूरी पर रखा है, जिसका फोकस दूरी f है, यही वाला, जिसका फोकस दूरी f है, तो प्रतिबिंब बनेगा। इसका ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन अनंत पर, दूसरा f पर, यही वाला f पर, f माने दूरी पर, तीसरा 2f दूरी पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दे के जाओ, बोलो इसका आंसर क्या आएगा। जिसका कॉन्सेप्ट बढ़ियार होगा ना, ये बिना बनेले क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। बिना पेन चलाए आंसर आएगा, पेन चलाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ऑप्शन में क्या क्या दिए, फिर से बोलना एक बार। अनंत पर, दूसरा f पर, तीसरा चौथा को कर लो f/2 पर। हाँ, f/2 कर लो। नॉन ऑफ दिस जो लिखा है ना, इनमें से कोई नहीं, उसको जगह पे लिख लो f/2 पर। अनंत पर एक आंसर आया, अनंत पर। तुम्हारा भी वही, अनंत पर, बोलिए 2f पर। सब बच्चा जवाब देगा, जिसका जो आ रहा है बोलो, गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, लेकिन गलत होगा तभी सही होगा। अनंत पर जो आता है जो बोलो, जो दिमाग लग रहा है। f/2 पर, मैंने चारों आंसर में चारों बोल दिया है तुम लोग। अनंत पे भी बोला है, f पर भी बोला है, 2f पे भी बोला है, f/2 पे भी बोला है, लेकिन 2f पर, लेकिन आंसर तो कोई एक ही सही होगा ना। और वो आंसर है f/2 पर, सही आंसर है f/2 पर। इसका सॉल्यूशन भी तुमको बताते हैं। यही सब पॉलिटेक्निक में आएगा, नॉर्मल सवाल नहीं आएगा, हल्का सा सवाल घुमा रहेगा, जो जनरली जाल में फंस जाएगा। जो पढ़ लिख के थोड़ा सा कम गया है या दिमाग नहीं लगाया है, वो बच्चा वहां पे फंस जाता है। जिसका दिमाग काम करना शुरू कर दिया, वो पॉलिटेक्निक को बिल्कुल आसानी से निकाल सकता है, लेकिन दिमाग काम करना चाहिए। देखो कौन सा दर्पण का सवाल है, उत्तल दर्पण। जैसे ही उत्तल का नाम सुनाई दिया तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इससे क्या प्रतिबिंब बनता है। और दोनों प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा काल्पनिक। एक प्रतिबिंब कहां बनता है, एक प्रतिबिंब कहां बनता है, पोलर फोकस के, इसके बाहर कभी जाएगा, बोलिए। दुएगो ना प्रतिबिंब बनता है, एगो कहां बनता है, एगो कहां बनता है, पी और एफ के। तो जो अनंत बोला तो साफ खत्म हो गया कि अनंत तो कोई इस हिसाब से है ही नहीं। इसमें कभी भी प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, नहीं बनता है। ठीक है, अब आते हैं 2f पर। तो बता, फोकस के पीछे कभी जाता है, या तो फोकस पे या तो फोकस के अंदर रहेगा, उसके बाहर। तो 2f भी खत्म हो गया, दो ऑप्शन कट गया। और क्या बचा, f। तो f पे कब बनता, जब वस्तु अनंत पे रहता। जब कहां रहता, तो क्या वस्तु अनंत पे है, तब फोकस पे कैसे बनेगा। तब बच कौन गया, बताओ। कलम चलाने का जरूरत था। अगर आपको इस दर्पण के बारे में जानकारी होता, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ लिखे, इसका आंसर दे सकते थे कि नहीं, दे सकते थे ना। अब सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला कि वस्तु कहां पे है, स्मॉल f पर। तो बताओ कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये ना क्वेश्चन है। तो ये पक्का है कि वस्तु अनंत और पी के
बीच में है, तो प्रतिबिंब P और F के बीच में बनेगा, और P और F के बीच में एक एक ऑप्शन है F बाई, तो आंसर तो आ रहा है। तो ये हुआ एक एनालिटिकल मेथड कि जो हमको ज्ञान था उस ज्ञान का प्रयोग करके डायरेक्टली हम इसका पोजीशन पता कर पाए कि होगा तो इसी के बीच में, इसके बाहर नहीं जा सकता है। आप फोकस पे भी नहीं होगा, क्योंकि फोकस पे किसका होता है, जब वस्तु अनंत पे है। तो क्या वस्तु अनंत पे था कि फोकस दूरी के बराबर पे था? तब फोकस दूरी के बराबर पे था तो अनंत पे कैसे बनेगा? अनंत पे तो बनता भी नहीं है। सही है, अगर फोकस दूरी के बराबर है तो क्या फोकस पे बनेगा? नहीं। अगर ये फोकस दूरी के बराबर है, इसका मतलब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में है, इसका प्रतिबिंब F और P के बीच में बनेगा। अब इसका सही सॉल्यूशन लाना है, तो बताओ वस्तु का दूरी कितना दिया? फोकस दूरी के बराबर। अब फोकस दूरी भी कितना दिया? F ही दिया। क्या हमसे पूछा कि V का मान बताइए, तो बताओ UF है, FF है, V निकालना है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस होता है F कितना? प्लस के माइनस, इसका F इधर है ना, तो आपतित किरण की दिशा में है इधर, तो दिशा में तो क्या हो जाएगा? 1/f, F प्लस हो गया, U F ही है, लेकिन U बताओ प्लस के माइनस, कहा कि इधर न जाएंगे, तो ये आपतित किरण की दिशा है कि विपरीत है, तो क्या लिखेंगे? -f अब प्लस 1/v हमको निकालना था, -f वाला को पढ़ लेंगे प्लस, तो 1/v का मान कितना आ जाएगा? 1/f अब प्लस 1/, एलसीएम 1 + 1, तो 1/v कितना आया? 2/, तो v कितना आएगा? तो बनाए भी तो आंसर वही आया, लेकिन क्या ये सवाल बनाने का जरूरत था? नहीं था। समझ में आया? लिख लो। एक सवाल जो दिए हैं उसको कल बना के आइएगा, ठीक है? कल आपको हम कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। पॉलिटेक्निक के पिछले सालों में जो क्वेश्चन आया है उसको हम आपको कल दे देंगे, और जैसे जैसे आपको बोलते रहेंगे क्वेश्चन टिक आउट करके उसको आप बनाते रहिएगा। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक साथ उसका डिस्कशन करवा देंगे।